खून की प्यासी। ट्रेन के सफर में एक हसीन हमसफर के साथ उसने सोचा कि सफर बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन जब उस पर अपने हमसफर के मुतल्लक कुछ इंकिशाफात हुए तो पानी सर से गुजर चुका था। वो ऐसे हालात में घिर गया जिनके मुतल्लक वो सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने दुश्मनों से इंतहाई जदीद तरीके से इंतकाम ले रही थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खून की प्यासी एपिसोड नंबर 2। मैंने बात काट कर कहा, महाराज की नज़रों की बात छोड़ो, ज़रा मेरे मन से पूछो। इतना कहकर भाग खड़ी हुई। लाज के मारे और कोई शब्द मेरे मुंह से ना निकल सका। मेरी सखियां ज़रा सी दूर थीं, मैं फिर उनमें से जा मिली, मगर राजकुमार बहुत देर तक वहीं खड़े मेरी तरफ देखते रहे। हमारी हवेली राजमहल के करीब थी। उस दिन के बाद मैं अक्सर राजकुमार से मिलने महल जाने लगी। मेरे वहां जाने में किसी को एतराज़ नहीं था। हमारी कराबतदारी पहले ही से थी, फिर हम भी जागीरदार थे और पड़ोसी भी। महल में कई बार ऐसा हुआ कि राजकुमार मुझे तन्हाई में मिल गए। एक शाम उफ कितनी रंगीन थी। वो शाम दिन भर बरखा होती रही। यूं लगता था कि जैसे किसी दुखियारे के आंसू हैं जो थमते ही नहीं, मगर शाम से पहले थम गई। मौसम बहुत सुहाना हो गया था। मेरे मन में राजकुमार की याद करवटें लेने लगी। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं उसी वक्त उनसे मिलने राजमहल चली गई। इत्तफाक की बात वो भी अपने महल से बाहर मिल गए, और उस दिन मैंने पीला बसंती जोड़ा पहना हुआ था और इस लिबास में मेरा शरीर सरसों के फूल की मानद लग रहा था। उस शाम पहली बार मेरे होंठों ने अमृत रस चखा था, और बस उस रात के बाद राजकुमार के प्रेम में दीवानी हो गई। हमारा प्रेम ज़्यादा देर तक बस्ती वालों की नज़रों से पोशीदा ना रह सका। रियासत का हमारे बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार एक ठाकर प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह की हवेली भी हमारे करीब में थी और उसकी बहनें मेरी सखियां थीं और अक्सर हमारी हवेली में आती जाती रहती थीं। मगर जब से मैंने राजकुमार को देखा था, मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मैं जब भी मौका मिलता राजमहल निकल जाती। एक रात जब मैं अपनी हवेली की तरफ जा रही थी तो प्रताप सिंह रास्ते में मिल गया। मुझे देखते ही बोला, अरे राधा, इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? और मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो लपक कर मेरे सामने आ गया और इस तरह मेरा रास्ता रुक गया। मैंने नाराज़ होकर कहा, देख प्रताप, मेरे रास्ते से हट जा, वरना। उसने मेरी बात काट कर कहा, वरना क्या? राजकुमार से कहकर कोलवों में पिलवा दूंगी। और उसकी बातों पर गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, मगर मैंने ज़बत से काम लिया और खुशामदाना लहजे में कहा, प्रताप भैया, मुझे जाने दो, माता जी इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा जी, अब हम भैया हो गए, वो जल भुन कर बोला। और वो राजकुमार तेरा कौन है? उसके पास रात रात भर रहे तू, तेरी माता जी नाराज़ नहीं होती और हमारा ज़रा रोकने से नाराज़ हो जाएंगी? वो ये कहता हुआ मेरे बिल्कुल करीब आ गया था और उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था और मैं दिल ही दिल में सहमी जा रही थी। इत्तफाक से कुछ दूर आहट हुई तो प्रताप सिंह चला गया, वरना उस दिन राम जाने वो पापी क्या कर गुजरता। मैंने ये बात किसी से नहीं कही। मैंने सोचा कि अगर कहूँगी तो मेरी बदनामी होगी। हाँ, अब मैं बहुत एहतियात करने लगी थी। मैं ज़्यादा देर तक राजमहल में भी नहीं रुकती थी। कई बार राजकुमार ने मुझसे शिकायत की, मगर मैं हंस कर टाल गई थी। प्रताप सिंह मेरे पीछे पड़ गया था। नामालूम कैसे वह समझ लेता था कि आज मैं राजकुमार से मिलने जाऊंगी। कई बार मैंने राजकुमार को प्रताप सिंह की हरकतों के बारे में बताया। वो बहुत नाराज़ हुआ। ये बात पहले क्यों ना बताई? फिर हम बहुत देर तक उस मुसीबत से बचने के लिए तदबीरें सोचते रहे, लेकिन बज़ाहिर कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। राजकुमार अपने रिश्ते की बात इसलिए नहीं कर सकता था कि हमारी उससे रिश्तेदारी थी। ऐसी सूरत में शादी हो ही नहीं सकती थी। मैंने अपने प्रेमी से साफ शब्दों में कह दिया, मैं जान दे दूंगी, मगर अपने शरीर को किसी गैर का हाथ नहीं लगने दूंगी। मगर तकदीर की खराबी मेरे इरादों का मजाक उड़ा रही थी। 1 माह बाद मेरा लगन तय हो गया। इत्तफाक से मेरा होने वाला पति
लगन के समय वतन वापस आ गया। अभी तक हमारे खानदान वालों ने बर नहीं देखा था, इसलिए दूल्हा को लगन के समय रियासत में तलब किया गया, मगर कायदे के मुताबिक वह हमारे घर नहीं ठहर सकता था। इसलिए प्रताप सिंह ने दूल्हा वालों को अपनी हवेली में ठहराया। प्रताप सिंह की उन लोगों से जान पहचान थी। मैंने रो रो कर अपनी जान हल्कान कर ली थी। मेरा शरीर पीला पड़ गया था, मगर घर वालों ने इस बात को आम लड़कियों का दुख समझा। उधर राजकुमार गम से दोहरा हो गया था और वो अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कह सकता था, मगर अपने सामने अपनी रियासत से मेरी डोली उठते देखना नहीं चाहता था। उसने मुझसे क्या दिया था, मैं ज़रूर कोई तदबीर करूँगा। बस इसी बात से मेरी हिम्मत बंधी थी। लगन का समय आ गया। दूल्हा वाले काफ़ी दूर से आए थे। वो लोग दोपहर को आकर प्रताप सिंह की हवेली में ठहर गए। शाम को सब लोग इकट्ठे हो गए और बड़ी धूमधाम से लगन हुई। कायदे की रूह से एक रात के लिए मेरी रुखसती कर दी गई। दूल्हा वालों ने प्रताप सिंह की हवेली को ही मेरी सुहाग रात के लिए मुनासिब समझा। ये काफ़ी बड़ी हवेली थी। उसमें एक कमरा मेरे लिए सजा दिया गया। रात को बहुत देर तक प्रताप सिंह की बहनें और गांव की दूसरी लड़कियां मुझे छेड़ती रहीं। मेरी आंख का आंसू बंद ना होता था। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब मैं राजकुमार की तरफ से भी मायूस हो गई थी। अब हो भी क्या सकता था, मैं पराई हो गई थी और आज रात के बाद मैं इस काबिल ही कहाँ रहूँगी कि राजकुमार को मुंह दिखा सकूं। मैंने अपने मन में सोचा और फिर मैंने एक भयानक फैसला कर लिया। मैंने तहैया कर लिया था कि सुबह को जाकर खुदकुशी कर लूँगी। अगर उस वक़्त मैं दुल्हन बनाकर कमरे में बंद ना कर दी गई होती तो इसी समय खुदकुशी कर लेती। मेरा पति वाकई बहुत सुंदर था। मैंने लगन के समय उसकी एक झलक देखी थी और उस वक़्त मुझे आंसू बहाने से फुर्सत ही कहाँ थी। बस 1-2 मिनट को थक कर चुप हो गई थी। बाहर वलायत में रहकर पति को शराब पीने की आदत पड़ गई थी और यहाँ जब प्रताप सिंह से उनकी मुलाकात हुई तो वह जानकर बहुत खुश हुए कि उन्हें एक बेहतरीन साथी मिल गया है। प्रताप सिंह उनसे 4 हाथ लंबा निकला। ये दोनों इजला अरूसी के बराबर वाले कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। दुल्हा ने यह कमरा इसीलिए चुना था कि बारात वालों को उसकी बुराई का पता न चल सके। फिर उसने ये भी सोचा होगा कि वहाँ से चुपचाप दुल्हन के पास चला जाऊंगा। तमाम दिन और आधी रात तक बैठे बैठे मेरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा था। मजबूरन ज़रा देर के लिए मैं मसहरी पर लेट गई। जेवरात भारी, कपड़ों और फूलों की वजह से मैं बहुत थक गई थी। लेटते ही नींद आ गई। नामालूम किस वक़्त मेरी आँख खुली, मगर इतना मालूम था कि रात काफ़ी बीत चुकी है। कमरे में घुप अंधेरा है और कोई मेरे शरीर पर झुका हुआ है। मैंने सोचा कि पति देव को अब मौका मिला है और वो मेरी दुनिया बर्बाद करने आ गए हैं। जब मैं बिल्कुल ही बेबस हो गई तो रहासी होकर बोली, भगवान के लिए मेरी 2 बातें सुन ले। मैं तुम्हारे सामने अपने पाप का इकरार करती हूँ। हालांकि मेरा शरीर गंगा की तरह पवित्र है, मगर मेरी आत्मा गंदी हो चुकी है। अब मैं एक आत्मा 2 आदमियों को कैसे दे सकती हूँ। मैं राजकुमार गौतम से मोहब्बत करती हूँ और उसका प्रेम मेरे नस नस में रच बस चुका है। मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं चाहती तो ये शरीर भी गंदा हो जाता, मगर हमने प्रेम किया है, सच्चा प्रेम। हमारे प्यार में गंदगी नहीं थी। राजकुमार ने भी मेरे शरीर को छूने की कोशिश नहीं की, मगर अपनी आत्मा की तरह मैं उस शरीर को भी उसकी अमानत समझती हूँ। क्या तुम इस बात पर मुझे फिर से स्वीकार कर लोगे? ये मेरा आखिरी हथियार था। और उस समय तो उसने फिर से कमरे में रोशनी कर दी और मैं अपने दुल्हा और देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। ये प्रताप सिंह था। जब मैं होश में आई तो उस पाखंडी ने बड़े घमंड से कहा, देखा राधा रानी, हम ना कहते थे हमसे बचकर कहाँ जाओगी। जाओ अपने राजकुमार को बुला लाओ और मुझे सूली पर चढ़ा दो। अपने शराबी पति से शिकायत कर दो जो बराबर वाले कमरे में बेसुध पड़ा है। मेरे ऊपर क़यामत गुजर गई थी। शायद पति देव को भी अपनी गलती का इल्म हो गया था। वह सुबह ही नाश्ता किए बगैर चला गया और उसके चले जाने से रियासत में बड़ा चर्चा हुआ और उसके साथी भी फ़ौरन ही रवाना हो गए थे। तीसरे दिन हमारे घर में कोहराम मच गया और उस दिन इतला आई थी कि पति देव ने गंगा में डूबकर खुदकुशी कर ली। रोना पीटना रात तक होता रहा और जब सब लोग थक हार कर सो गए तो मैंने उसी रात को जहर का प्याला पी लिया।
राधा अपनी दास्तान सुनाकर रहम तलब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इतराज़ करते हुए कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि तुम लोग मर गए और फिर अब जिंदा हो? ये सब कुछ मुमकिन है बाबूजी, राधा ने होंठ भींच कर कहा। अब तुम मुझसे क्या काम लेना चाहती हो वो भी बता दो। मैंने दूसरा पहलू इख्तियार किया। इन बातों का जवाब आने वाला वक्त देगा, पुरइसरार अंदाज में राधा ने कहा। गाड़ी फिर रुकने के लिए आहिस्ता हो रही थी, इसलिए मैंने भी उसे मज़ीद खरीदने की कोशिश नहीं की। गाड़ी एक जंक्शन पर रुकी और पहली बार बड़ा स्टेशन देखकर मुझे कदरे मुसर्रत हुई। प्लेटफार्म पर उतरकर मैंने बुक स्टॉल का रुख किया और चंद किताबें और मैगज़ीन खरीद लाया। ट्रेन यहाँ जम कर रह गई थी। अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हमने खाने से फरागत पाई ताकि कोई परेशानी ना हो। डब्बे में अब काफ़ी रश हो गया था। ताहम ये बड़ी बोगी थी, इसलिए हमारे करीब कोई नहीं था। हम आज़ादी से बातचीत कर सकते थे, लेकिन उस वक़्त बातों से ज़्यादा मुताले में लुत्फ़ आ रहा था। राधा के लिए मैं हिंदी का रिसाला ले आया था और इसलिए वो उसमें लग गई थी। ट्रेन उस जंक्शन से चली तो वाकई पैसेंजर ट्रेन बन गई। हर स्टेशन पर आने जाने वालों की भीड़ लगी रही, इसलिए कानपुर तक मैं राधा से कोई बात ना कर सका। हम लोग एक दूसरे की तरफ मैनी खेद निगाहों से देख देख कर रह गए। कानपुर भी अभी दूर था कि एक बार फिर डब्बे में हम तन्हा रह गए और ज़रा देर बाद मैंने बदली हुई राधा को देखा। अब वो तमाम लिबास और जेवरात उतार कर मगरबी तर्ज का लिबास ज़ेबे तन कर चुकी थी। पहली बार मैंने उसके मॉडर्न बाल देखकर इंतहाई हैरत का मुजाहरा किया। ये उसका तीसरा रूप था। कानपुर स्टेशन पर ट्रेन रात को 9 बजे लगी। चौंके 2 घंटे लेट हो गई थी। कुलियों से सामान उतरवाकर हम बाहर आए। राधा स्टेशन के बाहर गौर से कुछ तलाश कर रही थी। जब हम टिकट गेट से बाहर आए तो एक लंबा पुल पार करके उस तरफ आ गए जहां रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थीं। मैं अब राधा के इख्तियार में था, इसलिए अपनी तरफ से मैंने कोई पहल नहीं की। 2 मिनट गुजरे थे कि एक लंबी सी स्याह रंग की शेवरलेट हमारे करीब आकर रुकी। बूढ़ा ड्राइवर बाहर आया और राधा बेटी कहकर हमारी तरफ बढ़ा और उसे देखकर राधा के चेहरे पर रौनक आ गई थी और उसने आगे बढ़कर कहा, आ गए बनवारी चाचा? हाँ बेटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, भला कमर साहब की मौजूदगी में हमारी बेटी को क्या कष्ट हो सकता है? घर पर तो सब राजी खुशी हैं। राधा ने कार में बैठकर पूछा। मैं उससे पहले ही बैठ चुका था। हाँ बेटा, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उस दिन तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि राधा बस आने वाली है। उसका तार तो आ गया है। फ़नी कौन सी बात ख़त्म हो गया? फ़नी कौन? मैंने और राधा ने एक साथ कहा। बूढ़ा ड्राइवर ज़रा सटपटा गया, फिर बोला, कमबख्त याददाश्त बहुत ख़राब है, बुढ़ापा है ना, शायद यही कहा था, या कुछ और। भाई वो तुम लोग शादी के बाद क्या मनाते हो? अब हम समझे कि ये बड़े मियाँ हनीमून को फ़नी कौन कह रहे थे। हम लोग उनकी सादगी पर बेइख्तियार हंस दिए। कार बाज़ारों से गुजर रही थी और भीड़ होने की वजह से रफ्तार बहुत सुस्त थी। इसी दौरान राधा ने सरगोशी में कहा, देखो वहाँ किसी से ज़्यादा बातें मत करना, मैं अपने बारे में बताऊं। मैं कुछ दिन पहले लंदन से तालीम पाकर लौटी हूँ और हमारे शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। यहाँ मेरा मैका और तुम्हारा ससुराल है। इस जन्म में तुम्हारे 2 सालियाँ और 2 साले हैं। तुम रामपुर के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम गौतम बाबू से तुम्हारी सास का इंतकाल हो चुका है। दोनों सालों की शादी हो चुकी है और बड़ी साली शीला की मंगनी तय पा चुकी है। मैंने तफसीलात ज़हन नशीन कर ली और फिर हम लोग खामोशी से सफ़र तय करते रहे। शहर से कुछ दूर निकलते ही गोमती नदी का खूबसूरत और लंबा पुल आ गया और उस पुल को पार करते हुए मैंने गोमती के किनारे मंदिर और शमशान बने हुए देखे और बहुत से आशनान घाट भी थे जहाँ पुख्ता सीढ़ियाँ और फर्श बने हुए थे। आबादी का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था मगर 10-15 मिनट तक मोटर फराटे भरती रही, यहाँ तक के बड़ी बड़ी कोठियों का इलाका आ गया। मगर इस तरफ आबादी घनी नहीं थी। कोठियों के दरमियानी काफ़ी किताब खाली पड़े थे और इन कोठियों के सामने जंगलात का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। बहुत से खेतों में मुख्तलिफ फसलें खड़ी थी। एक तरफ पुख्ता और नीम पुख्ता छोटे मकानात का सिलसिला भी था।
राधा के घर वालों से मुलाकात हुई तो दिल खुश हो गया। सब ही तालीम याफ्ता और बुलंद इखलाक लोग थे। हर शख्स घुल मिलकर बातें करना चाहता था और अपने तौर पर खातर मदारत कर रहे थे। राधा की बहनें राधा की तरह खूबसूरत और सलीका मंद थीं। वो बड़े अदब व एहतराम से मिली। मुख्तसर ये कि अपनी मसरूई ससुराल को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये कोठी जिसमें राधा के वालिदैन ही रहते थे, अच्छी खासी किला नुमा थी और 10-12 कमरों और कई वरांडों पर मुश्तमिल होने के अलावा लान, बागीचा और गेम कोर्ट वगैरह सभी कुछ था। हमें कोठी के एक हिस्से में 2 कमरे जो सबसे अलग थे दे दिए गए। दिन में हम अलग रहते, मगर हमने सोने के लिए एक कमरा मुंतखब कर लिया था। लेकिन पहली ही रात मेरे सामने राधा की एक अजीबोगरीब शख्सियत उभर कर आई। सबको खुदा हाफिज और शब्बे बखैर कहकर जब हम अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो राधा ने कहा, बाबूजी, अब हमें अपना काम शुरू करना है, उसकी तफसील सुन लीजिए। मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, जरूर, मैं खुद पूछने वाला था। यहाँ हमें कई आदमियों का खून करना है। निहायत इत्मीनान से राधा ने कहा। तुम्हें हैरत हो रही है, हालांकि ये बिल्कुल सच है। दरअसल प्रताप सिंह ठाकर के रिश्तेदार सब के सब यहीं रहते हैं। उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए मैंने एक जदीद तरीकाकार अपनाने का फैसला किया है। मॉडर्न लिबास में मलबूस राधा इस वक्त एंग्लो इंडियन लग रही थी। उसने जरा तवक्कुफ के बाद कहा, हमारा शिकार एक आदमी हुआ करेगा। उस शख्स को फांस कर एक खास जगह तक लाना मेरा काम होगा और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होगी और उसके बाद मैं जो कुछ कहूं आपको उस पर अमल करना है। इस तरह हम उन जालिमों का काम तमाम भी कर सकेंगे और कानून के संगीन हाथों से भी बच जाएंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा, बहरहाल मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन एक दरख्वास्त है कि मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। मैं इसका वादा करती हूँ। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कमरे में महफूज है। बस जैसे ही काम खत्म होगा तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर आज क्या करना है? मैंने तैयार होकर कहा। आज तो सिर्फ आराम करना है, राधा ने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों ख्वाबगाह में चले गए। यहाँ पहले से 2 मसहरियों का इंतजाम किया गया था। हस्बे वादा मैंने राधा से किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम हो गए। दूसरे दिन राधा और उसकी बहनें मुझे कानपुर घुमाने ले गईं, मगर हम दोपहर तक लौट आए तो आम से फारग होकर मैं आराम करने अपने कमरे में चला गया, मगर राधा मुझसे इजाज़त लेकर अपने शिकार की तलाश में निकल गई। तीसरे पहर हमने चाय अपने कमरे में पी और उसके बाद वह मुझे आज के शिकार की तफसील बताने लगी। मेरा आज का शिकार प्रताप सिंह का पोता अनूप है। हालांकि ये बूढ़ा आदमी है और पोती पोतों वाला, मगर मैंने अपना जज्बा इंतकाम को तस्कीन देने के लिए आज उसका इंतखाब किया है। लेकिन वो रात के वक्त तनहा खेतों की तरफ कैसे आएगा? मैंने हैरत का मुजाहरा किया। राधा बेख्तियार मुस्कुरा दी, फिर बोली, मैंने उसकी फितरत का अंदाज़ा कर लिया है और उसे कीमिया बनाने का शौक़ है। बुढ़ापे में उसकी अकल मारी गई है और मैंने जब उसे कहा कि साधु महाराज हमेशा रात को मिला करते हैं, मैं ये कर सकती हूँ कि उन खेतों के करीब तक उन्हें ले आऊँ और फिर तुम खुद उनसे बात कर लेना। मगर वो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी से बात करते हैं और अगर कोई पास खड़ा हो तो हरगिज़ मुंह नहीं खोलते और उनका स्थान एक जोहड़ के किनारे है। बूढ़ा यह सुनकर मेरी खुशामद करने लगा और रात को अकेले आने पर तैयार हो गया। उसने मुझे यह हदायत कर दी है कि यह बात किसी को ना बताऊं, क्योंकि उसके बेटे और पोते उन बातों से बहुत नाखुश होते हैं। इसका मतलब कि यह काम बस बना ही समझो, मैंने मुस्कुराकर कहा और जवाबन राधा भी मुस्कुरा दी। निसफ रात गुजरी थी कि मैं और राधा खेतों की तरफ रवाना हो गए। उस तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, चांद छुप चुका था, सितारों की मध्यम रोशनी में रास्ता बेमुश्किल नजर आ रहा था। मुझे खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर तनहा छोड़कर राधा कुछ देर के लिए एक तरफ चली गई। ये पगडंडी जोहर के किनारे पर थी। राधा का रुख दूसरी जानब हुई इमारतों की तरफ था। मैं 10-12 मिनट तक बेचैनी से उसका इंतज़ार करता रहा। मैंने अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार था। जेब में एक स्याह कपड़े की पट्टी मौजूद थी जिसको शिकार की आंखों पर बांधना था।
चंद मिनट गुजरे थे कि मैंने एक साया पिग डंडी पर आते हुए देखा। ये राधा थी। मैं बेइज्जत करीब के खेत में चला गया और जब राधा के साथ चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैंने बाहर निकलकर उसे पीछे से दबोच लिया। आने वाहद में जीप में रखी हुई पट्टी उस शख्स की आंखों पर बंध चुकी थी। हल्के फुल्के बूढ़े पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं था। राधा मेरे साथ थी। हम जोहड़ के किनारे आकर खड़े हो गए। बूढ़े आदमी को बेबस करके खड़ा कर दिया गया और उसे हुक्म दिया गया कि बेहिस्सो हरकत खड़ा रहे और फिर राधा सकीम के बकिया हिस्से पर अमल करने का इंतजार करने लगी। उसने मुझे भी मुक्त सिर बता दिया था और मैं इस का तरीक़ेकार सुनकर दंग रह गया था। वाकई ये वही बात थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राधा के इशारे पर मैंने गर्म पानी की बोतल उठा ली और एक लंबे फल का चाकू निकाल लिया। राधा मुझे इशारा करके बूढ़े के अकब में चली गई। मैंने हस्बे पालान चाकू का उल्टा कुंद हिस्सा उसके गले से लगाकर कहा, अब तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। और लालची बूढ़े, क्या तू ये समझता है कि भगवान दुनिया भर की दौलत तुझे ही दे देगा? बूढ़ा खौफ से थर थर कांपने लगा और उसे अपनी मौत का यकीन हो गया था और उसकी स्थिति गुम हो चुकी थी। एक लम्हे को मुझे उस पर तरस भी आया, मगर राधा की पुरइसरार शख्सियत ने मेरे जज्बा रहम को फौरन ही काफूर कर दिया। चंद सानियों के बाद राधा ने चीनी के प्याले में उबलता हुआ पानी उंडेला। अब स्कीम का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा था। अचानक मेरी बदली हुई आवाज गूंजी, आखिरी वक्त में भगवान को याद कर ले बूढ़े खोस्ट, ले अब तेरा समय आ पहुंचा। ये कहकर जो ही चाकू की उल्टी धार जरा ताकत से बूढ़े के गले पर फेरी गई और उसी वक्त थोड़ा सा गर्म पानी राधा ने उसके सीने पर डाल दिया। बूढ़ा फरते खौफ से थरथराया और फिर धराम से फर्श पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसकी नब्ज टटोली, मगर वो तो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। हमने इत्मीनान करने के बाद सामान का जूं का तू रखा और निहायत होशियारी से बूढ़े की लाश उठाकर खेतों में डाल आए। दूसरे दिन बूढ़े अनूप की लाश एक किसान ने खेत में देखी और फौरन ही उसके बेटे को इतला कर दी। आम ख्याल ये था कि रात के वक्त अनूप खेतों की तरफ आया होगा और किसी जानवर ने उसे हलाक कर दिया होगा, मगर उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। ये देखकर लोगों ने कहा कि जरूर अनूप सिंह को किसी जहरीले नाग ने डस लिया है। बूढ़े की मौत का उसके खानदान पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसी दिन शाम को अनूप सिंह फूंक दिया गया। तीसरी रात हमारा शिकार अनूप सिंह का बेटा स्वरूप सिंह था। ये 60 के पेटे में था, मगर बाजू अब भी मजबूत थे और उसे भी राधा ने ना जाने किस बहाने से जोहड़ तक लाई थी। उसे दबोचने के लिए मुझे काफ़ी जोर आजमाई करनी पड़ी थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि राधा का फार्मूला किस कदर कामयाब रहा है। वाकई की सुबह जब स्वरूप कुमार की लाश खेतों में पाई गई तो लोगों के कान खड़े हुए। कुछ लोगों ने कहा कि ये महज इत्तफाकी हादसात नहीं हो सकते, ज़रूर इसमें कोई राज है। पुलिस को वाकई की इत्तला की गई। कुछ फासले पर थाना वाक़ था। पुलिस दोपहर को आई और उस वक्त तक लाश उस जगह पड़ी रही थी। किसी तरह अखबारी रिपोर्टरों को भी उसकी इत्तला मिल गई और उसी दिन प्रेस को ये अजीबोगरीब खबर दे दी गई कि मज़ाफ़ाती इलाके में एक ऐसी लाश पाई गई है जिसके जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं है, सिर्फ सीने पर बटनों वाला हिस्सा भीगा हुआ है। पुलिस की इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। तीसरे दिन अखबारात में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी शाया हो गई, जिसमें कहा गया था कि मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से वाक़या हुई है। रिपोर्ट की अशात के बाद लोगों ने यही राय जानी की कि स्वरूप सिंह शायद घर वालों से बदजन हो गया था और ज़्यादा कम करने की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। लेकिन तीसरे दिन बाद फिर एक लाश मंजरे आम पर आई। ये स्वरूप सिंह का छोटा भाई दिलीप था। 50 साला दिलीप की लाश भी बिल्कुल ऐसी ही हालत में पाई गई थी। अभी उसकी इंक्वायरी हो ही रही थी कि इस खानदान का आखिरी बुजुर्ग 40 साला कुलदीप सिंह भी एक दिन खेतों में मुर्दा पाया गया और उसकी मौत भी हरकत कल्ब बंद हो जाने से वाक़या हुई थी। एक ही खानदान में एक ही अंदाज में 4 अमवात हो चुकी थी, लेकिन अखबारात में 3 का तज़किरा चल रहा था। अनूप की मौत पर्दा राज में जा पड़ी थी। हुकूमत के जिम्मेदारान बुखला गए थे। अखबारात ने पुलिस और इंतजामिया पर काफ़ी कीचड़ उछाली थी।
इसलिए मुतलका थाने से बाकायदा एक गार्ड उस इलाके में तैनात कर दिया गया। पुलिस तैनात रही, मगर एक हफ्ते बाद फिर उसी खानदान का एक नौजवान सुल्तान सिंह खेतों में मुर्दा पाया गया। सुल्तान सिंह स्वरूप सिंह का वाहद बेटा था और उसकी मौत भी हरकतें कल्ब बंद हो जाने से वाक़या हुई थी और उसके जिस्म पर भी कोई जख्म नहीं था। उसका गिरेबान भी नम पाया गया। एक माह के अंदर एक खानदान के 12 अफराद इसी तरह मौत के घाट उतारे जा चुके थे। अब अनूप के खानदान में बेवा औरतें और कंवारी लड़कियां रह गई थीं। उस खानदान की कसम पसरी पर पूरा मुल्क अफसोस कर रहा था। हुकूमत की तरफ से नाअहल पुलिस वाले हटा दिए गए थे और थानों में नया स्टाफ तैनात कर दिया गया। उसके अलावा तजर्बाकार जासूस भी मुकर्रर कर दिए गए। अवामी हलकों ने अनूप सिंह के खानदान के साथ नहायत हमदर्दी का मुजाहरा किया। हजारों आदमी उन बेवाओं से मिलने भी गए थे। हैरत की बात यह थी कि उस खानदान को यह भी मालूम न था कि उनका दुश्मन कौन है। अब तक जितने वाक़यात हुए थे वो सिर्फ उसी खानदान तक महदूद थे। उस इलाके में दूसरे लोग अब भी खैरियत से थे, लेकिन पूरे इलाके में खौफो वहरास फैला हुआ था। अखबार वाले धड़ाधड़ इस खानदान की बेवाओं के इंटरव्यू छाप रहे थे। एक शाम जब हम चाय से फारग होकर तन्हा बैठे थे तो मैंने राधा से कहा, हमारा मुआहदा पूरा हो चुका है। तुम अपने दुश्मनों का सफाया करने में कामयाब हो गई। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपकी बेहद एहसानमंद हूँ। जो आप हुक्म देंगे मेरे लिए उसमें कोई अज़र या तामल ना होगा, राधा ने खलूस के साथ कहा। दूसरे दिन हम फिर बाई ट्रेन रामपुर रवाना हो गए। राधा का शोहर अपने दुल्हन को घर ले जा रहा था। हमारे साथ वो पुरअसरार संदूक भी मौजूद था। सफ़र की रात नहायत खुशगवार थी। हम फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, इसलिए बोगी में हमारे अलावा कोई दूसरा मुसाफिर नहीं था। आज राधा बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। जदीद तर्ज में कटे हुए बाल और खूबसूरत सीने को नीम उड़ियाँ करने वाला स्कर्ट पहने हुए वो जापानी गुड़िया मालूम हो रही थी। उस वक़्त 11 बज रहे थे और मुझे नींद आ रही थी। यही हाल राधा का था। अचानक मैंने राधा से एक बेतुका सवाल कर दिया, क्या हम दोबारा कभी ना मिल सकेंगे? उसने शफीक नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपने राजकुमार के पास हमेशा के लिए जा रही हूँ, मगर यह सच है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। सिर्फ याद रखूँगी? मैं उठकर उसके पास बैठ गया। राधा उसी तरह बैठी रही। आज वो जज्बात से बिल्कुल आरी नजर आ रही थी। खुश्क बातों से तंग आकर मैंने सोने का इरादा जाहिर किया। एक बार फिर राधा ने वही पुरअसरार सिगरेट का डब्बा निकालकर एक सिगरेट मुझे पेश किया। राधा की मैंने खेद इसरार पर मुझे फिर वही सिगरेट पीना पड़ी और सिगरेट पीते ही मैं होश से बेगाना हो गया, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा था। एक बार फिर राधा ने मुझे उसी बक्स में लाश के करीब लिटा दिया। संदूक का दरवाज़ा बंद करके कफन लगा दिया। ना मालूम कब तक मैं उसमें पड़ा रहा। संदूक फिर से खोला गया और मुझे लाश की तरह निकालकर बर्थ पर टेक लगाकर बिठा दिया गया और इस बार फिर राधा ने मेरे मुंह से सिगरेट दबा दी और माचिस जलाकर सिगरेट लगा दी। 3 कश लेकर मैं बेहोश हो गया। दोबारा आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी और कंपार्टमेंट में मेरे सिवा कोई दूसरा ना था। राधा और उसका सामान ना जाने कहाँ गायब था। हाँ, मेरा अटैची मौजूद थी और जब मैंने घर पहुंचकर अटैची खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि पूरी अटैची करेंसी नोटों से भरी पड़ी थी। ऊपर ही एक ही पर्चा रखा हुआ था, खाते हिंदी में तहरीर किया हुआ था। श्रीमान जी, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अपने वादे के मुताबिक यह हकीर सा नजराना हाजिर है। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। फ़कत आपकी दोस्त राधा। मैंने जब सईदा को यह वाक़या सुनाया तो उसने सचमुच मानने से इनकार कर दिया, मगर इस बात पर वो भी उलझ कर रह गई थी कि अगर ये सब कुछ गलत था तो मेरे अटैची को नोटों से किसने भर दिया, मुझे पर्चा किसने लिखा और मैं 1 माह तक कहाँ गायब रहा था, जबकि कानपुर वालों ने पहले ही सईदा को मतला कर दिया था कि तुम्हारा शोहर यहाँ नहीं पहुँचा। वाक़यात इतने पुरअसरार थे कि ना किसी से कहते बनती थी और ना हजम होते थे। तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुंचा तो मैंने इन वाक़यात की असलियत जानने का अज़म कर लिया।
सबसे पहले मैंने गुज़श्ता माह के अखबारात इकट्ठे किए और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम वाक़यात और इंटरव्यू अखबारात में मौजूद थे। फिर एक दिन मैं और सईदा कानपुर रवाना हो गए। इस बार सईदा ने मुझे तन्हा जाने की इजाज़त नहीं दी थी। उसके अलावा हमने ये सफ़र ट्रेन से किया था। अपने खालादाद भाई के घर पहुंचा तो उसने जाते ही शिकायत की। उसकी शिकायत बेजा न थी, मगर मैंने दुल्हा दुल्हन से माजरत कर ली और शादी का एक खूबसूरत तोहफा उनकी नज़र कर दिया। इस तरह गुलू खलासी हो गई। सईदा मेरे साथ शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में, जहां अखबारात की निशानदही के मुताबिक वो पुरअसरार अमवात हुई थी, जाने पर बज़िद थी। मगर ये बात मैंने नहीं मानी और दिन में तन्हा उस इलाके में पहुंच गया। सब कुछ वही था, वही रास्ते, वही कोठियां, वही एक तरफ बने हुए छोटे मकानात का सिलसिला और उनके सामने खेतों का तवील हिस्सा। उन्हीं खेतों के करीब एक जोहड़ वाक़या था। मैंने उस इलाके के एक बूढ़े से मुलाकात की और फिर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। राधा की कोठी उसी जगह मौजूद थी। मैंने उस कोठी में एक माह गुजारा था और जब मैंने उस कोठी पर जाकर मुलाजिम को पुकारा तो बूढ़े ड्राइवर ने मुझे अजनबी निगाहों से देखकर कहा, बाबूजी, किससे मिलना है? राधा देवी रहती हैं और उनकी बहन शीला देवी। राधा बेटी रहा करती थी, मगर अब उनकी शादी को 1.5 माह से ऊपर हो गया है। वो तो कल लंदन चली गई अपने दुल्हा के साथ और मैंने बेमुश्किल तमाम बूढ़े को इस बात पर राज़ी किया कि वह शैला से मिला दे। हमारी ये मुलाकात उसी कमरे में हुई जहां मैं 1 माह तक चैन की बंसी बजा चुका था। ये वही शैला थी और मैंने उसे खूब पहचान लिया था, मगर वो मुझे बिल्कुल अजनबी समझ रही थी। मैंने शीला को राधे का क्लास फेलो कहकर तारफ़ कराया, इसलिए कि वो मुलाकात पर आमादा हो गई। बातों के दौरान शीला ने कहा, दीदी 8 साल से लंदन में थीं। तालीम मुकम्मल करके उन्होंने वहीं एक हिंदुस्तानी गौतम बाबू से शादी कर ली और अभी 1 माह दुल्हा के साथ यहाँ रहकर गई हैं। उन्होंने दरसी तालीम के अलावा पामिस्ट्री और मिस म्यूजियम वगैरह भी बाकायदा सीखी है। दीदी ने बताया कि उन्हें इस इल्म को हासिल करने में पूरे 3 साल लगे थे और अब वो कुछ अरसे से हिप्नोटाइज के कमालात सीख रही हैं। ये उनकी हॉबी है। वैसे हमारे दुल्हा भाई बहुत बड़े आदमी हैं। लंदन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। दीदी ने अपने शौक की वजह से ये अलूम सीखे हैं। आखिर में उसने कहा, तब जब है कि मैंने आपको कभी दीदी के साथ नहीं देखा। 8 साल पहले उन्होंने कानपुर DA कॉलेज से BA किया था और उसके बाद लंदन चली गई। तुम मुझे नहीं जानती शीला देवी, लेकिन मैं तुमसे वाकिफ़, तुमसे और राधा से और तुम्हारे सारे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ। मैं राधा का पुराना दोस्त हूँ। शीला के चेहरे पर अपनायत भरी हैरत छोड़कर मैं चला आया। वो दरवाजे तक मुझे रुकने को कहने आई, मगर अब मेरे ज़हन की तमाम गुत्थियाँ सुलझ चुकी थीं। दरअसल बरस पहले यहाँ पर 2 ख़ानदानों में पुरानी रंजिश थी और राधा ने उसी जज्बे को तस्कीन देने के लिए अपने अलूम से काम लिया था और उसमें शोबदाबाजी से उसका दस्ते रास्त मैं बन गया था। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।